हेलो एवरीवन। तो देखो डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट करने के बाद देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में देखो लिखो नीचे, लिखो इसमें नीचे लिखो ग्राफिकली, ग्राफिकली इंटीग्रेशन डिनोट्स, ग्राफिकली इंटीग्रेशन डिनोट्स एरिया अंडर कर्व, ग्राफिकली इंटीग्रेशन डिनोट्स एरिया अंडर कर्व। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो मैथमेटिकली, नेक्स्ट लाइन में लिखो मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, mathematically integration is reverse process of differentiation, mathematically integration is reverse process of differentiation। ठीक है, तो देखो अब एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है, अब वो रिवर्स प्रोसेस कैसे, पहले थोड़ा सा इतना सा समझ लो केवल, है ना। तो देखो ये देखो एफ एक्स अगर मान लो कोई फंक्शन है और हमने उस पर क्या किया, डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई किया। ठीक है, और वो मान लो उससे कुछ कैपिटल एफ एक्स आ गया, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन किया, मान लो 2x आ गया, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, उस 2x को हमने कैपिटल एफ एक्स नाम दे दिया। अब अगर हम कैपिटल एफ एक्स पे इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं, कैपिटल एफ एक्स पे अगर इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन स्मॉल एफ एक्स आ जाता है। जैसे देखो डिफरेंशिएशन के रूल होते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करने के भी कुछ मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, है ना। तो अगर डिफरेंस जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x आ गया, अब 2x का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं वो बात तो अभी हम आगे सीखेंगे, पर अगर 2x पे हम इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है। ओरिजिनल फंक्शन का मतलब क्या, जिससे शुरू हुए थे वही आ जाता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो एक और सिंपल एग्जांपल लें, मान लो मैंने एक नंबर लिया 10, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। जैसे 10 में हमने 5 ऐड किया, 10 में हमने 5 ऐड किया, क्या आया बोलो, 15 आया। और अब जो रिजल्ट आया, अब जो रिजल्ट आया उसमें तुमने 5 दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बताओ क्या मिल गया तुम्हें, ओरिजिनल नंबर 10 ही मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो हम कह रहे हैं, जैसे देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एनालॉगस समझो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस है तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे तुम जैसे 5 बोला हमने, 10 एक नंबर था, 10 को लो एफ एक्स की तरह। ठीक है, तो 10 में 5 ऐड किया, क्या मिला 15, कैपिटल एफ एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, क्या किया 2x आ गया। हम क्या बोल रहे हैं, अब 2x को क्या करना है, इंटीग्रेशन के रूल लगाने हैं। वो रूल होते क्या है वो एक अलग मैटर है, उसको भी आगे सीखने वाले, पर वो रूल लगाने के बाद क्या आएगा, ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से 10 में 5 ऐड किया, रिजल्ट आया 15, अब 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ओरिजिनल नंबर ही मिल रहा है, ओरिजिनल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है ना। तो मैथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी मैथमेटिकली क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है ना। देखो एरिया अंडर कर्व क्या होता है, देखो एरिया अंडर कर्व का मतलब है, जैसे मान लो हमने ग्राफ बनाया ऐसे, ये y बनाया और ये ऐसे x एक्सिस बनाई, और देखो ऐसे एक ग्राफ बनाया, मान लो ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाया ऐसे, है ना, ये ऐसे, और ये देखो ये ऐसे, ये इस तरह से ऐसे ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो, है ना, ये इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, और उसके बाद में देखो मान लो कुछ ऐसा हमने बना दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, तो देखो इस ग्राफ का ये जो एरिया है, इस ग्राफ का ये जो एरिया है, इस ग्राफ का ये जो एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व, है ना। ये देखो ये एरिया A1, ये एरिया क्या है A2, ये एरिया क्या नाम दे दिया हमने इसको A3। ठीक है, तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच जो बाउंडेड एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। ग्राफ
और एक्स एक्सिस के बीच बाउंडेड, जैसे मान लो इस ग्राफ को यहां तक देखो तो यहां तक इतना एरिया बाउंडेड है, इस ग्राफ को यहां तक पूरा देखें तो ये एरिया बाउंडेड है। ये ग्राफ यहां बनाया, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच जो बाउंडेड एरिया है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच जो बाउंडेड एरिया है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच जो बाउंडेड एरिया है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। ग्राफ के नीचे का एरिया है ना, ग्राफ के नीचे एरिया अंडर कर्व, ग्राफ के नीचे, नीचे कहां तक जाना है? एक्स एक्सिस तक जाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। अब देखो सिंपल जो एरिया होता है, अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस एरिया अंडर कर्व और एरिया में। जो सिंपल एरिया होता है वो तो हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पर एरिया अंडर कर्व देखो, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसको लेते हैं पॉजिटिव, है ना। उसके क्या यूजेस है वो आगे समझ में आएगी बात। पर एरिया अंडर कर्व में कुछ अलग चीजें हैं जो नॉर्मल एरिया से चीजें हैं जो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? देखो, एक तो एरिया अंडर कर्व जो सिंपल एरिया होता है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पर एरिया अंडर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबव अगर होता है तो उस एरिया को लेते हैं पॉजिटिव, और जो एक्स एक्सिस के बिलो होता है उसको कैसा लेते हैं बच्चों? नेगेटिव लेते हैं, है ना। यहाँ देखो एरिया अंडर कर्व अबव एक्स एक्सिस, इसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव, और जो नीचे है उसको कैसा लेंगे? नेगेटिव, है ना। तो ये ग्राफ बनाओ, और यहाँ पे ना मैं लिख रहा हूँ एक स्टेटमेंट, वो तुम भी लिखना। तो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व मीन्स area bounded by, means area bounded by graph and x axis, area bounded by graph and x axis, ठीक है। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व above x axis, above x axis is taken as positive, is taken as positive, and area under curve, and area under curve below x axis, below x axis is taken as negative, is taken as negative, ठीक है ना। ये एक फिक्स कन्वेंशन है। नीचे के एरिया को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर के एरिया को कैसा लेंगे, है ना। नीचे के एरिया को नेगेटिव लेंगे और ऊपर वाले एरिया को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो A1 कैसा होगा, यहाँ के केस में अगर ये पूरे एरिया को A1 बोला तो A1 कैसा होगा? A1 होगा पॉजिटिव, ठीक है। A1 कैसा होगा? A1 होगा पॉजिटिव। ऐसे देखो A2 कैसा होगा? A2 विल बी नेगेटिव, है ना। A2 कैसा होगा बोलो बच्चों? नेगेटिव। A2 कैसा होगा? नेगेटिव। ऐसे बोलो A3 कैसा होगा? A3 विल बी पॉजिटिव। A3 कैसा होगा? A3 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है। तो ये एरिया अंडर कर्व का मतलब होता है। एरिया अंडर कर्व का यूज क्या है वो अभी आगे समझ में आएगा। फिजिक्स में एरिया अंडर कर्व का कहाँ यूज आना है ना। पर फिलहाल मैथमेटिकल पार्ट समझते हैं, है ना। मैथमेटिकल पार्ट से डिफरेंशिएशन में हमने क्या समझा था? मैथमेटिकली स्लोप को डिनोट करता है डिफरेंशिएशन, वैसे ही इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है? एरिया अंडर कर्व। पर एरिया अंडर कर्व कहते किसे हैं वो पहले बात हमने समझी। क्लियर हो गई बात? इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? इतना नोट कर लेंगे, देखो, ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके आगे बात करते हैं कि क्यों इंटीग्रेशन की जरूरत है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं कि क्यों इंटीग्रेशन की हमें जरूरत पड़ती है ना। इतना नोट कर लो, पहले पॉज करके स्क्रीन इतना नोट कर लो, ठीक है। तो आगे देखो, जैसे देखो तुमसे मैंने पूछा, है ना, एक क्वेश्चन देखो सिंपल तुमसे पूछता हूँ, तुम उसका जवाब देना, है ना। जैसे मान लो हमें ग्राफ दे रखा हो, है ना, एक ऐसे ग्राफ दे रखा है ना। ये मान लो ऐसे y और ये मान लो ग्राफ दे रखा है ऐसे x, और ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ऐसे देखो ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और ऐसे देखो ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ऐसे ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है, क्लियर हो गई बात। ये देखो वैल्यू दे रखी है 0, 4, ये मान लो ऐसे 6 दे रखी है, ये 8, ये ऐसे 10 दे रखी है, और ये हाइट देखो पूरी 1 है, और ये मान लो 20 दे रखी है, ठीक है। फिर हमसे बोल रहे हैं कैलकुलेट
कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व, कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व फ्रॉम, फर्स्ट पार्ट लिखा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, ठीक है। सेकंड देखो x इक्वल टू 0 टू, या फिर हमसे सेकंड बोला x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू 8। फिर थर्ड पार्ट हमसे बोल रहे हैं x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10, ठीक है। एरिया अंडर कर्व हमसे निकलवा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व फ्रॉम 0 टू 4, 4 टू 8 और 0 टू 10, ठीक है। ये बात हमसे पूछ रहे हैं, तो बोलो बता दोगे क्या। देखो एरिया अंडर कर्व की जब भी बात होगी तो हमें एरिया को साइन के साथ लेना है। एरिया अंडर कर्व की जब भी बात होगी तो हमें एरिया हमेशा साइन के साथ लेना है। तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना है और नीचे का एरिया नेगेटिव लेना है, ठीक हो गई बात। तो देखो 0 से 4 में अगर बात करेंगे तो 0 से 4 में तो करके एक बार देख लो सब लोग, है ना, आंसर निकालो फिर चेक करना। तो देखो फर्स्ट पार्ट में देखो, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें 0 टू 4 का एरिया अंडर कर्व मतलब ये, तो बताओ सीधे बेस इनटू हाइट हो गया, है ना। तो एरिया 1 कितना हो गया, मान लो हमने इसको नाम दे दिया A1, A1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू 4, 80 स्क्वायर यूनिट्स हो गई, ठीक है, 80 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, ठीक है बच्चों बात। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में 4 टू 8 मतलब ये पूछा है ना। तो A2 बोलो कैसा आएगा, A2 विल बी माइनस, क्योंकि एरिया बिलो है तो बिलो वाले को कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव लेते हैं तो बताओ हाफ, बेस कितना हुआ 8 माइनस 4, 4 और हाइट कितनी हुई बोलो, ये हुई, है ना। ये भी तुम्हें दे रखा है ना, ये तुमने देखा, अच्छा तुमने चलो नहीं कर पाएंगे नीचे की इसके बिना, चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये वैल्यू है माइनस में 5, ठीक है, ये वैल्यू माइनस में 5 है, ठीक है। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है देखो ये 5 है ना, ये हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज हमने निकाल ली, बोलो ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, ये माइनस में ये देखो 2 हो गया और ये माइनस में 10 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, ठीक है, एरिया इसलिए। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या करना है, 0 से 10 पूरा, 0 से 10 पूरा निकालना है। तो पूरा निकालना है तो 0 से 10 में ये भी है, ये भी है और ये भी है ना। ग्राफ और एक्स एक्सिस, ये नहीं सोचना अरे यार यहाँ ग्राफ थोड़ी ना है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच बाउंडेड, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच बाउंडेड, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच बाउंडेड, उसी को हमने लेना है, ठीक है ना। यहाँ कहाँ ग्राफ है बताओ, ये तो मैंने वैल्यू मार्क कराई है, ये थोड़ी ग्राफ है, ग्राफ थोड़ी ना है, ये तो बस वैल्यू बताने के लिए कि यहाँ की वैल्यू कितनी है उसके लिए मिलाई थी उस लाइन को, ठीक है। तो वो कोई ग्राफ नहीं है, ये तो जस्ट वैल्यू बताई थी यहाँ की, उसके लिए हमने बनाया, ठीक है। तो बताओ 0 से लेकर 10 तक का मतलब क्या, ये मान लो इस ग्राफ के एरिया को हमने क्या नाम दिया था A2 और इस ग्राफ के एरिया को नाम दे दिया A3। तो A1 A2 A3 को क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ ऐड करना पड़ेगा। A1 A2 A3 को साइन, एरिया अंडर कर्व हमेशा साइन के साथ लिया जाता है, एरिया अंडर कर्व बच्चों हमेशा साइन के साथ लिया जाता है। तो देखो थर्ड पार्ट में मतलब हमें क्या बताना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 साइन के साथ ऐड कर दो। A1 की वैल्यू तो अभी बोलो निकाली थी 80 और A2 की वैल्यू बोलो कितनी है -10, A3 की वैल्यू बोलो ऊपर में आ रहा है ना, तो A3 में अलग से निकाल देता हूँ ना, फिर A3 को पुट कर लेंगे। A3 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ बेस कितना हो गया बोलो 2 और हाइट बोलो कितनी हो गई 20, ठीक है। ये कट कर तो ये 20 आ गया, प्लस में 20 आ गया ना, तो ये प्लस में आ गया क्या बच्चों 20 बोलो, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो 70 प्लस 20 कितना हो गया 90 स्क्वायर यूनिट्स, ये कितना आ गया 90 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया अंडर कर्व कहां से कहां तक, 0 से लेके 10 तक एरिया अंडर कर्व हमने निकाल दिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो इस वाले केस में इतना तुम नोट कर सकते हो, देखो इस वाले केस में तो हमारा एरिया अंडर कर्व चलो निकल गया आसानी से, क्योंकि देखो कहीं पे ट्राइंगल लग गया, कहीं रेक्टेंगल लग गया, कहीं ट्रेपेजियम वगैरह लगते हैं उसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं, कहीं ट्रेपेजियम वगैरह लगते हैं तो उसका भी फॉर्मूला जानते हैं, तो उससे भी एरिया अंडर कर्व निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अगर मैं तुमसे पूछूं, है ना, इतना तुम नोट कर चुके हो, मैं रब कर रहा हूं इसको, है ना। तो देखो यहां तक की बात तुम समझ गए। अब देखो, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कुछ इस तरह की चीज कि तुमने बोला ठीक है सर ट्रायंगल बनेगा कर देंगे, है ना, ट्रेपेजियम बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ये सब कर देंगे। पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये देखो ऐसा एक ग्राफ है, ऐसा एक ग्राफ है, ये है y और ये है x, मान लो इसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक ऐसा ग्राफ दे रखा है, उसकी इक्वेशन भी तुम्हें दे रखी है, और तुमसे बोला कि ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू मान लो बोला तुमके कि ये x इक्वल टू 1 है और ये वैल्यू मान लो तुमसे कुछ बोला ऐसे मान लो x इक्वल टू 2 है ना, रफली मान लो इस तरह से।
अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई अब मुझे तुम 0 से 1 के बीच में एरिया निकाल के दिखाओ, x इक्वल टू 0 से 1 के बीच एरिया अंडर कर्व निकाल के बताओ। तो 0 से 1 का एरिया अंडर कर्व का मतलब ये है। अब तुमसे बोलूं कि 1 से 2 के बीच का एरिया अंडर कर्व निकाल के बताओ, इसका मतलब ये है। तो अब बताओ क्या ये डायरेक्टली ट्राइंगल है क्या? अब बताओ क्या ये डायरेक्टली ट्राइंगल है क्या? नहीं है ना। क्या बताओ ये डायरेक्टली ट्रेपेजियम है क्या? बताओ 1 से 2 में क्या डायरेक्टली ट्रेपेजियम है क्या? नहीं है ना। ये सीधा होता तब होता ना ट्रेपेजियम। तो बोलो ये डायरेक्टली ट्राइंगल भी नहीं है, नहीं है ना ट्राइंगल। देखो ये कहाँ है ट्राइंगल, तो कर्व हो गया, सीधा थोड़े ना है। तो अब इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि x इक्वल टू 0 से 1 के बीच एरिया अंडर कर्व निकालो या x इक्वल टू 1 से 2 के बीच एरिया अंडर कर्व निकालो, तो हमारे पास फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसा मेथड हम नहीं जानते जिससे ये एरिया अंडर कर्व हम निकाल पाए। अभी तक तो हम ऐसा कोई मेथड नहीं जानते कि जिससे इसका एरिया अंडर कर्व निकाल पाए। नहीं जानते ना। बताओ क्या हाफ बेस इनटू हाइट लग पाएगा कि नहीं? बोलो ट्रेपेजियम का एरिया लग पाएगा? ट्रेपेजियम में तो यार सीधा होता है, ऐसे कर्व कहां होता है? ठीक है ना। तो इसका मतलब अभी तक जो मेथड जानते हैं उसकी हेल्प से ऐसे टाइप के एरिया अंडर कर्व नहीं निकल सकते। तो अगर इस टाइप के एरिया अंडर कर्व हमें कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए एक हमें अलग टेक्निक, एक अलग अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। उस टेक्निक का नाम ही क्या है? इंटीग्रेशन है। इस तरह का एरिया अंडर कर्व अगर हमें निकालना है तो एक अलग अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक होती है। उस टेक्निक का नाम ही क्या होता है? इंटीग्रेशन। हमने बोला कैलकुलस में पढ़ते हैं इसको, मैथमेटिक्स के। डिफरेंशिएशन भी कैलकुलस का पार्ट है और इंटीग्रेशन भी कैलकुलस का पार्ट है। तो एरिया अंडर कर्व निकालने का इस तरह की सिचुएशन में का जो अप्रोक्सीमेशन का तरीका है, जो अप्रोक्सीमेट मेथड है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो अब हम रब करते हैं इसको, फिर सीखते हैं कि उससे कैसे एरिया अंडर कर्व आ जाएगा इस तरह के कर्व्स का भी। ठीक है ना। तो देखो फिर अब देखो किस तरह से उससे हम इंटीग्रेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। देखो तो फॉर ए जनरल कर्व, फॉर ए जनरल कर्व, ठीक है, फॉर ए जनरल कर्व। तो देखो इसके लिए कैसे इंटीग्रेशन की टेक्निक लगाएंगे वो चीज हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसके केस में ये देखो इस तरह का एक ग्राफ है। देखो एक ऐसा मान लो कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस तरह का कोई जनरल एक कर्व दे रखा है और देखो ये हमें y दे रखा है और ये देखो बच्चों हमें x दे रखा है। ठीक है, ये हमें ऐसे y दे रखा है और ये देखो हमें ऐसे x दे रखा है। ठीक है। और अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये देखो अब हमसे पूछ रहे हैं कि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच एरिया अंडर कर्व बताओ। ठीक है, वही जनरल कर्व ले लिया अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे लिया था ना, उसी तरीके से इसमें भी हमने एक जनरल कर्व ले लिया जो कि ऐसा कुछ बना हुआ, उसकी कुछ इक्वेशन होगी, है ना, उसकी कोई इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन फिलहाल नहीं दे रखी पर कुछ भी जो भी इक्वेशन हो वो हम लगा सकते हैं इसमें। तो इतनी बात देखो सभी लोगों को क्लियर हो रही है कि इस तरह का कोई देखो ग्राफ हमें दे रखा है और उसको हमने ऐसा बना दिया और हमसे पूछ रहे हैं कि ये एरिया अंडर कर्व निकालो। तो अब देखो डायरेक्टली कोई ट्रेपेजियम वगैरह तो नहीं है ना, नहीं है ना ट्रेपेजियम। तो देखो क्या टेक्निक हम लगा रहे हैं, क्या अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक हम यहाँ लगाने वाले हैं एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए। ठीक है, तो देखना बच्चों ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो इस पूरे एरिया को छोटी 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 स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जैसे देखो ऐसी एक स्ट्रिप हमने क्या ले ली, यहां पे ले ली। ऐसी एक स्ट्रिप बच्चों हमने कहां पे ले ली, यहां पे ले ली। ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसी एक स्ट्रिप हमने यहां पे ले ली और इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लो कुछ है x इक्वल टू x1 और ये वाली जो कोऑर्डिनेट जहां खत्म हो रहा है वो x इक्वल टू x2 है और इसकी हाइट जो है उसको हमने कुछ y मान लिया। उसकी हाइट को बच्चों क्या मान लिया हमने, कुछ y मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं, है ना, ये बहुत विड्थ है ना, स्मॉल, कई सारी स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड करेंगे और फिर क्या टेक्निक लगाएंगे, ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सब का एरिया बच्चों क्या करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं।
ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सबका एरिया अगर ऐड कर दें तो बताओ पूरा एरिया अंडर कर्व आ जाएगा कि नहीं? ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सबका एरिया अंडर कर्व अगर ऐड कर दें तो टोटल एरिया अंडर कर्व आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? तो देखो, तो लिखना देखो, एरिया अंडर, है ना? तो एरिया ऑफ स्ट्रिप विल बी, एरिया ऑफ स्ट्रिप विल बी, देखो ऐसे डेल्टा ए नाम दे दिया मैंने उसको, है ना? कुछ टुकड़ा है उसका, कुछ पार्ट है, मान लो उस टुकड़े को हमने डेल्टा ए नाम दे दिया, है ना? डेल्टा ए नाम दे दिया कुछ ऐसे, तो डेल्टा ए मतलब है ना कुछ पार्ट ऑफ एरिया हमने ले लिया, ठीक है? अब देखो, अब दूसरी बात क्या करना है, देखो ये जो स्ट्रिप है उसको हम कैसा मान रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर मान रहे हैं। ये जो स्ट्रिप है उसको कैसा मान रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली बच्चों क्या मान रहे हैं? रेक्टेंगुलर मान रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर मान रहे हैं तो हाइट देखो हमने लिख दी इसकी y, और ये विड्थ क्या लिखोगे बोलो? विड्थ क्या लिखने वाले हो बोलो? x2 माइनस x1, है ना? इस स्ट्रिप को हमने अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया? रेक्टेंगुलर ले लिया। इस स्ट्रिप को हमने अप्रोक्सीमेटली बच्चों क्या ले लिया? रेक्टेंगुलर ले लिया। तो अब रेक्टेंगुलर ले लिया तो बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ना? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हाइट इंटू बेस। तो ये देखो y इंटू x2 माइनस x1, या फिर और डेल्टा ए इक्वल टू, ठीक है? इस एरिया को हमने डेल्टा ए नाम दिया है ना? सिंपली इस एरिया को हमने क्या नाम दिया है? डेल्टा ए नाम दिया है। छोटे से पार्ट को डेल्टा ए नाम दिया है, ठीक है? तो अब देखो डेल्टा ए इक्वल टू y इंटू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 को क्या लिख दिया बोलो? डेल्टा x लिख दिया। x2 माइनस x1 को बोलो बच्चों क्या लिख दिया? डेल्टा x लिख दिया। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब तुम एक बात और सोचो, है ना? एक चीज और देखो, हमने टोटल एरिया निकालना है, तो बोलो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी सारी स्ट्रिप्स का एरिया क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐड करना पड़ेगा। ऐसी सारी स्ट्रिप्स का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए हमने अभी तक क्या सीखा है? समेशन सीखा है ना? कि हमें क्या करना पड़ता है? समेशन करना पड़ता है। तो देखो एडिशन के लिए समेशन का सिंबल होता है ये ऐसे, सिग्मा, है ना? और क्या करना है? ऐसे सारे डेल्टा ए को हमने क्या करना है? ऐड करना है। हमने इस टुकड़े का एरिया को क्या नाम दिया? डेल्टा ए नाम दिया। इस टुकड़े का क्या नाम दिया? डेल्टा ए नाम दिया, ठीक है? तो अब देखो यहां से टोटल एरिया इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए, और बताओ हमें कहां से शुरू करनी है स्ट्रिप? x इक्वल टू ए से शुरू करनी है, और कहां तक जाना है? x इक्वल टू बी तक जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। बोलो यही करना है ना हमें? ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स इसके नीचे आ रही है उन सारी स्ट्रिप्स का एरिया हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो कहां से शुरू करेंगे? x इक्वल टू ए से शुरू करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे? x इक्वल टू बी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो पूरी स्ट्रिप्स कवर हो जाएगी, ठीक है? तो देखो अब टोटल एरिया इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ देखो हमने क्या लिख दिया? सिग्मा x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, और डेल्टा ए को क्या लिख दिया हमने? y इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा ए को क्या लिख दिया बच्चों हमने? y इंटू डेल्टा, डेल्टा ए की वैल्यू क्या थी? y इंटू डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर हो गई? इस छोटे से एरिया को हमने क्या नाम दिया है बोलो? डेल्टा ए, है ना? डेल्टा जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? डिफरेंस के लिए, है ना? डेल्टा जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? डिफरेंस के लिए। तो देखो यहाँ किस चीज का बेसिकली डिफरेंस है समझ सकते हो, उतना डीप में जाने की वजह जरूरत नहीं है। इस एरिया में से हमने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट किया है, इस एरिया में से हमने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एरिया बचा। उस एरिया को ही हमने क्या नाम दे दिया जी? इस एरिया को ही हमने क्या नाम दे दिया जी? डेल्टा ए नाम दे दिया, ठीक है? तो बस तुम तो इतना ही ध्यान रखो कि ये जो स्ट्रिप का एरिया है उसको हमने क्या नाम दिया? डेल्टा ए नाम दे दिया, ठीक है? तो इस छोटे से एरिया को हमने क्या नाम दे दिया? डेल्टा ए। तो है ना सिग्मा x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी y इंटू डेल्टा एक्स। बोलो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? अब आगे देखो, अब देखो एक दिक्कत इसमें अभी है, इसमें अभी देखो एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? देखो दिक्कत ये आ रही है कि तुमने जितनी ज्यादा विड्थ की स्ट्रिप ली, है ना? हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही हो, तो अब मैं उस चीज पे आ रहा हूं, है ना? कि हो सकता है तुमने ये सोचा कि ठीक है सर आपने ले ली स्ट्रिप, बहुत बढ़िया बात है, पर अगर इस स्ट्रिप की विड्थ ज्यादा होगी, अगर इस स्ट्रिप की विड्थ ज्यादा होगी तो थोड़ी गड़बड़ है कैलकुलेशन में। देखो अगर मैं ये स्ट्रिप यहाँ मानूं, अगर मैं स्ट्रिप ये यहाँ मानूं, यहाँ मुझे और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। देखो अगर ये स्ट्रिप हमने यहाँ मानी, तो ये स्ट्रिप अगर यहाँ मानी तो बताओ ये रेक्टेंगल तो इतना ही हुआ, रेक्टेंगल तो यही हुआ, फिर इस एरिया का क्या बात है जी? ये एरिया कहाँ गया? सिमिलरली देखो अगर मैंने स्ट्रिप यहाँ मानी, रेक्टेंगल तो इतना ही है, फिर बताओ जी ये एरिया का क्या हिसाब किताब है?
ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये एरिया का क्या हिसाब किताब है, ऐसे स्ट्रिप यहाँ मानी होती तो बताओ ये एरिया का क्या हिसाब किताब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बड़ी स्ट्रिप मानोगे, जितनी ज्यादा विड्थ की स्ट्रिप मानोगे, उतना ही ऊपर का एरिया ज्यादा वेस्ट जाने वाला है, हमारा अप्रोक्सीमेशन ज्यादा गलत होने वाला है ना। जितनी ज्यादा विड्थ की स्ट्रिप लेंगे, इस स्ट्रिप की जितने टुकड़े तुम बांट रहे हो, जितने टुकड़े ये तोड़ रहे हो, जितने ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रिप काटोगे, उतने ही ऊपर का एरिया जो है वो वेस्टेड क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। देखो तुम ये देखो ये गया, इसका उड़ गया एरिया। बताओ इसका तो हिसाब किताब ही नहीं है, तुमने इसको तो जोड़ा ही नहीं। तुम तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा रहे हो, बेस इंटू हाइट लगा रहे हो। इसमें इसका क्या है, इसमें इसका क्या है, बताओ जी। इसमें ऐसे इसका क्या है, वो तो लिया ही नहीं। तो जितनी ज्यादा विड्थ की, जितनी ज्यादा विड्थ की स्ट्रिप लोगे, उतना ही हमारा ऊपर का एरिया ज्यादा वेस्ट जाने वाला है। मतलब हमारी कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा गलत आने वाली है ना, उतनी ही ज्यादा गलत आने वाली है। तो हमें अगर हमारी कैलकुलेशन को ज्यादा एक्यूरेट करना है, देखो एग्जैक्ट तो इससे नहीं आ पाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ पाएगा, है ना। तो अगर हमारी कैलकुलेशन को और ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो स्ट्रिप की विड्थ है ना, उसको बहुत छोटा लेना चाहिए। जितनी छोटी स्ट्रिप की विड्थ लेंगे, उतना ही ये एरिया वेस्टेड कम हो जाएगा। जितनी छोटी विड्थ लेंगे इसकी स्ट्रिप की, है ना, विड्थ बहुत छोटी, बिल्कुल वायर जितनी पतली ले ली। इस स्ट्रिप की विड्थ जितनी पतली करोगे, जितनी कम करोगे, उतना ही हमारा अप्रोक्सीमेशन और बेटर होता जाएगा। उतना ही हमारा बिल्कुल वायर मान लो, एक लाइन ही मान लो, यहाँ पे उतनी थिन स्ट्रिप कर दो, तो बताओ ऊपर का एरिया जो वेस्टेड है वो भी बहुत कम हो जाएगा ना, है ना। बहुत थिन करते जा रहे हो तो जो एरिया वेस्टेड है वो भी बोलो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब अगर हमें इन स्ट्रिप के सारे एरिया को जोड़ना है और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा एरिया बेटर से बेटर अप्रोक्सीमेट आए, तो क्या करना चाहिए हमें, ये जो स्ट्रिप में तुम डिवाइड कर रहे हो इसको, वो स्ट्रिप बहुत थिन होनी चाहिए। उनकी विड्थ क्या होनी चाहिए बच्चों, बहुत ही कम होनी चाहिए। और बहुत कम होने को हमने डिफरेंशिएशन में भी क्या नाम दिया था, अगर डेल्टा एक्स होता है तो उसको लार्ज बोलते हैं, और छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। अगर लार्ज होता है तो डिफरेंस डेल्टा एक्स बोलते हैं, और अगर डिफरेंस छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, dx का मतलब बहुत ही छोटा, छोटे से मतलब क्या, जैसे 2 से लेके 2.0001, इतनी पतली विड्थ, इतनी थिन स्ट्रिप, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 से 2.001, बताओ 2 से 2.00 कितना थिन ले ली तुमने। उससे हमारा अप्रोक्सीमेशन भी क्या होगा, बेटर। ये जो वेस्टेड एरिया है उतना ही क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो देखना अब यहां से, तो फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन डेल्टा एक्स शुड बी टेंडिंग टू 0। बोलो, डेल्टा एक्स शुड बी टेंडिंग टू 0, मतलब डेल्टा एक्स गैप बिटवीन x2 एंड x1 शुड बी वेरी स्मॉल, ताकि ये विड्थ बहुत ही कम हो जाए और ये हमारा वेस्टेड एरिया बहुत ही कम हो जाए। तो देखो, फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। बोलो समझ में आ रही है बात। तो दिस इंप्लाइज, अब उस केस में जो डेल्टा ए लिखा ना, है ना, डेल्टा ए को क्या लिख देंगे, डी ए। डेल्टा ए को बच्चों क्या लिख देंगे, डी है ना। छोटा, ज्यादा बड़े एरिया को डेल्टा ए लिख दिया था, छोटे एरिया को क्या लिख देंगे, डी है ना। बड़े एरिया को डेल्टा लिखा तो छोटे एरिया को क्या लिख दिया, डी है। इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, सिग्मा, है ना। ये देखो ये चीज क्या आ गई थी, y इंटू डी एक्स, इससे लिखा है, देखो ये वाली से। इसमें डेल्टा ए को क्या लिख दिया, डी है। जब छोटी कोई चीज होती है बहुत कम, तो उसको डेल्टा की जगह क्या लिखते हैं, उसमें डी लिखते हैं। और डेल्टा एक्स की जगह यहाँ किससे रिप्लेस कर दिया, उसको y इंटू वाई, तो सेम रहा, पर डेल्टा क्या बन गया, dx, बहुत ही थिन वो हो गई। तो टोटल एरिया A विल बी इक्वल टू, अब क्या करना है, फिर से समेशन करना है ना। तो देखो y इंटू डी एक्स, समीशन करना है। अब देखो एक अलग चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अलग चीज यहां से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो, जब डिस्क्रीट वैल्यूज का समीशन करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज है ना।
काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज है ना, तो जब डिस्क्रीट नंबर्स मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज का सम अगर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, समेशन यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं। पर अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज का अगर हमें सम करना हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज का अगर सम करना हो तो सिग्मा नहीं करते। जैसे देखो यहाँ पे बताओ, तुमने इतनी छोटी छोटी विड्थ कर दी, हमने क्या बोले, लाइन की तरह ही हो गई, जो स्ट्रिप है ना वो बिल्कुल लाइन की तरह ही हो गई। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक मैं तुमसे बोलूं कि कितनी स्ट्रिप, तो अनकाउंटेबल हो जाएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक मैं तुमसे बोलूं कि कितनी स्ट्रिप, तो बताओ अनकाउंटेबल हो गई ना। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को अगर हमें ऐड करना होता है तो हम समेशन नहीं यूज करते, उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, ये साइन यूज करते हैं, है ना, समेशन नहीं यूज करते। अगर अनकाउंटेबल बताओ, यहाँ पे स्ट्रिप अनकाउंटेबल हो गई ना, तो ऐसी सारी स्ट्रिप का एरिया ऐड करना है, कितनी स्ट्रिप है, अनकाउंटेबल अगर होती है तो समेशन की जगह क्या सिंबल यूज किया जाता है, ये सिंबल। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, ऐसे। और कहां से शुरू कर रहे हो, और कहा ऐसा, ये सिंबल है सांप की तरह, ठीक है, ये ऐसे। और कहां से शुरू कर रहे हो, x इक्वल टू ए से शुरू कर रहे हो, तो ये x इक्वल टू ए। और कहां पे खत्म कर रहे हो, x इक्वल टू बी पे खत्म कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, x इक्वल टू बी, ठीक है ना। ये देखो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, ये देखो ये तो हमारा dA इक्वल टू वाई डी एक्स है, और ये देखो क्या है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन भी क्या बताता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इनको क्या बोलते हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इनको क्या बोलते हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, और ये किसका सिंबल है बच्चों, इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। इसकी जो हिस्ट्री है ना, कि ये सिंबल आया कहां से, तो कुछ ऐसा भी मेंशन्ड है कई जगह पर कि जो समेशन साइन था ना, इसी को ऐसे ऊपर खींच दिया, और ज्यादा डीप में ले गए ना हम समेशन को, और ज्यादा और छोटी छोटी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो समेशन का जो साइन है ना उसको ऐसे ऊपर खींच दो, तो ये अप्रोक्सीमेटली कैसा सिंबल आ जाएगा, ऐसा सिंबल आ जाएगा। तो ये जो इस तरह का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन का मतलब भी, इसका मतलब क्या हुआ, ऐड करना ही हुआ। अगर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, समेशन करते हैं, और अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करते हैं तो समेशन की जगह क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, इंटीग्रेशन बस समेशन जो होता है वो उसी तरह की एक चीज है। पर अगर अनकाउंटेबल वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन, और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, है ना। तो ये इंटीग्रेशन, तो अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये होती है लोअर लिमिट, मतलब कहां से तुमने शुरू किया और कहां तक जाना है, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू ए, और अपर लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू बी। तो बच्चों देखो इसको बोलते क्या है, मैंने यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, तो देखो इसको बोलेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ y, तो उसके नीचे लिखना है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू, ऐसे पढ़ेंगे इसे, है ना, इस तरह से रीड करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। d के साथ जो भी लगा उसको क्या पढ़ेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू। जैसे d बाई dx जो था, है ना, जैसे d बाई dx जो था उसको हमने बच्चों कैसा पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। उसी तरीके से इसको क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, है ना। x इक्वल टू a लोअर लिमिट ऑफ x, और x इक्वल टू b अपर लिमिट of x, lower limit of x and x equal to b is upper limit of x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो इंटीग्रेशन y dx डिनोट क्या कर रहा है जी, क्या डिनोट कर रहा है, एरिया अंडर कर्व को डिनोट कर रहा है, यही तो है। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे y dx
वाई डी एक्स होगा क्या, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। सारे जो स्ट्रिप्स हैं उन सबके एरिया हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। इसका मतलब सारी स्ट्रिप का एरिया ऐड कर दोगे तो क्या आने वाला है, एरिया अंडर कर्व आने वाला है। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट टेक्निक है क्या कैलकुलेट करने की, एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करने की। क्या है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट टेक्निक है क्या कैलकुलेट करने की, एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करने की। तो क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या डिनोट करता है ये, एरिया अंडर कर्व। बात समझ गए ना, क्या डिनोट कर रहा है ये पूरा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, जैसे समेशन का ऐसा सिंबल होता है वैसे इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है ना, ये ऐसे ही कर्व जैसा, ठीक है। ये कर्व के लिए एरिया होता है, तो कर्व के लिए भी ऐसे बोल देते हैं कई बार कि वहां से आया ये सिंबल, है ना। तो अलग अलग हिस्ट्री बताई जाती है कि सिंबल कहाँ से आया। कुछ लोग कहते हैं कि समेशन को ऐसे खींच दिया, कुछ लोग कहते हैं एरिया अंडर कर्व के लिए होता है तो ऐसे कर्व बना देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंबल स्टैंडर्ड इसका है, ठीक है ना। तो इतनी बात नोट कर लेंगे, देखो इतनी बात नोट कर लेंगे। मैं रब करता हूँ, देखो पॉज करके तुम नोट कर लो इसको। इसमें नीचे एक लाइन और लिखो, एक लाइन बच्चों और लिखो, इसमें नीचे लिखना है इसमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स is called as indefinite integration, is called as indefinite integration, is called as indefinite integration, ठीक है। indefinite, ठीक है, integration without limits is called as indefinite integration। और integration with limits, integration with limits is called as definite, is called as definite integration, integration with limits is called as definite integration, है ना। ये भी इंटीग्रेशन के दो टाइप हैं। जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट ना लगाएं, कहां से कहां जाना है, तो इनडेफिनेट, हमें पता ही नहीं कहां से कहां तक जाना है, तो उस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जिसमें लिमिट लगी हो, जैसे अभी हमने बोला x इक्वल टू a से x इक्वल टू b जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक बिना लिमिट का और एक लिमिट का, ठीक है ना। अब जैसे देखो, तो ये बेसिक बात तो हम समझ गए कि इंटीग्रेशन डिनोट क्या करता है। अब हम जैसे हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, उसी तरीके से अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के भी कुछ रूल्स हैं। उनकी भी सभी की अलग अलग डेरिवेशन होती है, पर उनके डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो उन सबकी डेरिवेशंस भी करेंगे, है ना। उनका अलग से 2-3 चैप्टर होते हैं इंटीग्रेशन के, पर ना वो काफी डिटेल में वहाँ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मैथ्स में, पर हमें फिजिक्स में जितने इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है केवल वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है केवल वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमें याद करने हैं, है ना। उनके डेरिवेशन की हमें फिजिक्स में कहीं जरूरत नहीं है। तो वो जो डायरेक्टली जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हमने याद किए हुए, ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स हमें डायरेक्टली याद करने हैं, ठीक है ना। और फिर उन रूल्स को डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो उनके डेरिवेशंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, उन रूल्स को एज इट इज हमें लर्न करना है, ठीक है ना। तो अब हम आ रहे हैं रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है। रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेशन की बात बच्चों अब हम शुरू करें, ठीक है। तो देखो रब करते हैं, देखो इसको,
देखो रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेशन, रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेशन। अब देखो अलग अलग टाइप के फंक्शन में, अलग अलग टाइप के फंक्शन में अलग अलग रूल होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग रूल था, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग रूल होता है। ठीक है, तो देखो रूल क्या है, वन बाय वन अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट रूल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। जैसे सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखा था ना हमने, क्या सीखा था डिफरेंशिएशन, है ना, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या सीखा था, nx n-1। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या रूल है, डायरेक्टली हमें याद रखना है, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब ये c का क्या कहानी है वो भी अभी हम देखते हैं। इस c को देखो क्या बोलते हैं, दिस c इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, c will always be added, c will always be added in indefinite integration, in indefinite integration। c will not be added, c will not be added in definite integration, c will not be added in डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये बात देखो हमें बच्चों याद रखनी है, ये c का क्या मतलब है, क्यों लगा रहे हैं, ये बात तुम्हें थोड़ा आगे समझ में आएगी। फिलहाल इसको याद रखेंगे कि जब भी बिना लिमिट के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बिना कोई लिमिट लगाए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट ऐड करना है। इस c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस c को निकालने के भी तरीके होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि जब भी बिना लिमिट के इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो चीज है उसके साथ हमेशा एक c और आएगा। इस c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, क्यों लगाना पड़ रहा है ये बात का एक्सप्लेनेशन आगे तुम्हें पता लगेगा। ठीक है ना, तो देखो अब ये एक बात समझना, देखो इसमें एक चीज और है कि n क्या नहीं होना चाहिए, इसमें n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये ध्यान रखेंगे इस रूल में, है ना, ये वाले रूल में n -1 नहीं होना चाहिए। देखो अगर n -1 हो गया तो RHS में देख रहे हो ना, n अगर -1 हो गया तो -1 + 1 क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। और 1/0 बोलो क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट हो गया। -1 + 1 क्या हो गया बोलो, 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये रूल n = -1 के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर n -1 हो गया, अगर n -1 हो गया तो क्या होगा, तो वो भी उसका अलग रूल है। अगर n -1 हो जाए, अगर n -1 हो जाए तो ये रूल नहीं लगेगा। अगर n -1 हो जाए तो उसके लिए दूसरा रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 dx। n को -1 ले लिया तो बताओ इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, dx अपॉन x। बोलो x को नीचे भी लिख सकते हो, dx अपॉन x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x। dx d के साथ जो भी लगा है उसको क्या बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ln x। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, ln x और c, क्योंकि हमने कोई लिमिट नहीं लगाई। जब भी लिमिट लगा देंगे तो हमें c नहीं लगाना, और लिमिट अगर नहीं लगाई तो हमेशा इंटीग्रेशन के लास्ट में c लगाना है। इस c को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो ln x + c, इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई। तो ये दो रूल हमने पढ़े। तो देखो एक दो चीजें और मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये और ये दोनों मिलके बताते हैं कि हमें इस पे इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। ये सिंबल और dx,
ये दोनों मिलके हमें बताते हैं कि हमें x पावर n पे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। जैसे ही तुमने इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया, ये और ये दोनों गायब हो गए। जैसे डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स का क्या काम था, डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स का बच्चों क्या काम था, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या काम था, इसका यही काम था कि इस पे डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ। लगाते ही हमने इसे अलविदा कह दिया था कि तुम जाओ, तुमने जो बोला हमने कर दिया, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम। तो वही बात यहाँ पर है, ये सिंबल और dx दोनों मिलके ये बताते हैं कि इस पे क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। जैसे ही ये लगा दिया, ये भी गया और ये भी गया, है ना। तो ये दोनों मिलके ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। बोलो क्लियर हो रही है बात, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, है ना। जरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दूं ताकि तुम्हें थोड़ी और फील आए, है ना, कि इसको अप्लाई कर दें। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहाँ पर अगर हम बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो बताओ n की वैल्यू क्या हो गई 2। हमने क्या बोला, क्या करना है, x पावर n+1 अपॉन n+1, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस क्या लगाओगे, ये c, बिना लिमिट के किया ना। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। बस यही क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x हो गया, यही बच्चों क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो जरा अब मैं तुमसे बोलूं कि जो शुरुआत हमने की थी, जरा उसको वेरीफाई करने का वक्त आ गया है ना। जरा उसको वेरीफाई करें। शुरुआत में हमने क्या बोला था, शुरुआत में हमने बोला था कि fx का अगर डिफरेंशिएशन करें, fx का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाता है, कैपिटल fx, मान लो कुछ आ गया, है ना, x स्क्वायर का किया, मान लो 2x आ गया, और अगर उस fx का इंटीग्रेशन कर दो, अगर उस fx का इंटीग्रेशन कर दो तो बच्चों क्या आ जाता है, ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है। तो बच्चों क्या आ जाता है, ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर हमने किसी फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन किया और फिर उस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, बैक टू बैक दो रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर दिया। पहले उस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर जो रिजल्ट आया उस पर डिफरेंशिएशन का रूल लगाया, तो हमें ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाएगा। तो जरा देखें, यहां पे तुमने पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे बच्चों तुमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया। तो बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से क्या आया, x³/3 प्लस c आया। और अगर इस रिजल्ट को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, अगर इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दूं, बोलो यार डिफरेंशिएशन में तो एकदम उस्ताद हो तुम, जबरदस्त एकदम। 1/3 को बाहर लोगे, 1/3 को बाहर लोगे और क्या करोगे, इसका 3x² और c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। कट हुआ, क्या आया बोलो, x² आया कि नहीं आया, अरे क्या आया बोलो, x² आया कि नहीं आया। इसका मतलब x² का इंटीग्रेशन करने से x³/3 आया। c तो चलो आना है, वो तो कांस्टेंट है, उसको भी एक बार के लिए बोलो। और जो रिजल्ट आया उसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो ओरिजिनल फंक्शन x² ही आ गया है। अगर एक फंक्शन पे बैक टू बैक तुमने दो रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर दिए, 10 में पहले 5 ऐड किया और रिजल्ट में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाता है। x² को पहले इंटीग्रेट कर रहे हो और रिजल्ट को भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो फिर ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाता है। बोलो ओरिजिनल मिल गया कि नहीं मिल गया। तभी हम क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा अगर उसको डिफरेंशिएट कर दो, हमेशा करना नहीं है, चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर जो इंटीग्रेशन से रिजल्ट आया अगर उसको डिफरेंशिएट कर दो तो यही आ जाएगा। बताओ, इसको इंटीग्रेट करने से ये आया, इसको डिफरेंशिएट कर दो यही आ जाएगा। क्योंकि यार 10 में 5 ऐड किया, रिजल्ट में से 5 दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दो, ओरिजिनली मिलेगा। पहले तुमने इसको इंटीग्रेट किया और रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ओरिजिनल ही मिल जाएगा। बताओ, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, x² आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसीलिए हमने शुरू में क्या बोला, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस। इसके जो सारे रूल्स हैं वो डिफरेंशिएशन से उल्टे हैं। उल्टे का मतलब क्या, रिजल्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो ओरिजिनल मिल जाएगा। करके देखना नहीं है, करने की जरूरत नहीं है,
पर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कुछ रूल में कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, आगे और मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन और dx दोनों मिलके क्या बताते हैं कि इस पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। ये और ये अकेले इसका कोई मतलब नहीं है, अकेला x लिख दिया कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। अकेला x क्यूब लिख दिया कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है। जब तक इसके साथ dx नहीं लिखोगे तो ये और ये दोनों नहीं आएंगे, तब तक इस पे क्या करना है कोई पता नहीं लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये अकेला ये लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, मीनिंगलेस। जब तक ये और ये दोनों नहीं आएंगे इसके साथ तब तक इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये और ये दोनों मिलके ये बताते हैं कि यहाँ जो लिखा हो उस पे क्या लगाना है, हमें इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। ये और ये दोनों मिलके हमें क्या बताते हैं, यहाँ हमें क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का रूल लगाना है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई तुम्हें, है ना। तो अब देखो उसका उल्टा एक और चेक कर ले, क्या हमेशा करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन करें जरा। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है कि नहीं। तो बोलो ln x का डिफरेंशिएशन करो तो 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन करो तो ln x, है ना। उल्टे है कि नहीं, बोलो उल्टे। 1/x का इंटीग्रेशन करो तो ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन करो तो 1/x। तो आई होप सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। तो रूल बस डिफरेंशिएशन के रिवर्स है ना। तो देखो कुछ और रूल्स लिखते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला रूल है, बाकी के रूल्स की भी बात करते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि ये n अगर -1 होगा तो ये रूल नहीं चलेगा, n अगर -1 हो गया तो ln x करना है इसको, ठीक हो गई बात। चलो भाई आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट लिखते हैं, अगली रूल लिखते हैं, इसको है ना नोट कर लो, है ना। इसको तुम अपने ध्यान में रखने के लिए साइड में एक बॉक्स बना के लिख सकते हो, है ना, कि ऐसे रिवर्स प्रोसेस होगी, है ना। साइड में एक बॉक्स बना के इसको तुम लिख सकते हो, क्लियर। अब करते हैं, देखो इसको आगे के रूल लिखते हैं, आगे का देखो नोट करते हैं, इसमें आगे के रूल्स की भी बात करते हैं। देखो इसमें देखो एक दो और बता देता हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें इस रूल का थोड़ा और अच्छा फील आ जाए, है ना। मतलब कर रहा हूँ इसको। जैसे देखो और देखें इसी रूल में, है ना, इसी रूल में देखो जैसे और बताते हैं तुम्हें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मान लो x dx आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाए तो बोलो क्या हो गया, x पावर 1 हो गई, नहीं 1 हो गई तो बताओ क्या करोगे, x पावर 1 + 1, x पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, तो कितना आ गया आंसर, x²/2, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x²/2 आ गया, x पावर n + 1 अपॉन n + 1। और देखो अगर मान लो हमने बोला कि √x dx, सब चलेगा इसमें, पावर है ना, ऐसे फ्रैक्शन में वगैरह कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस सब हो सकता है इसमें, बस -1 नहीं हो सकती पावर, ठीक है। तो √x dx इसमें क्या करोगे, बोलो इसको क्या कर लो, पहले ऐसा लिख लो x पावर ½ dx, ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो क्या करना है, x पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है, x पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। और यहाँ क्या लगा दोगे, +c, है ना। तुम चाहो तो आखिरी में भी c लगा सकते हो, है ना। इंटरमीडिएट पूरा सॉल्व कर लो, सब्जेक्टिव में कर रहे हो तो हर स्टेप में लगा दो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आखिरी में लगा लो बस, ठीक है। तो बोलो x पावर n + 1 अपॉन n + 1। देखो इसका इन दोनों का काम क्या था, ये बताना कि इस पे इंटीग्रेशन का रूल लगाओ। अब हमने इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दिया है, dx भी यहां से हटा दिया है, क्योंकि इसका काम क्या था, केवल इन दोनों का काम क्या था कि इस पे इंटीग्रेशन का रूल लगाओ। इसने कहा, कहते ही हमने मानी, बस इन्होंने ये गायब हो गए यहाँ से, ठीक है ना। एकदम चमत्कार हुआ, इन्होंने बोला हमने किया और ये गायब, ठीक है, ये गए यहाँ से, ठीक है। तो x पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1 + c, तो कितना आ गया बोलो, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, कितना हो गया बोलो, ये 2/3 x पावर 3/2, बोलो कितना हो गया, 2/3 x पावर 3/2। इतनी बात सभी लोगों का यो क्लियर है। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गई। एक चीज और देख लो, अगर मैं बोलूं सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओनली इतना ही लिख दें, ठीक है। अगर मान लो हम ओनली इतना ही लिख दें तो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ओनली इंटीग्रेशन dx लिख दें
तो इसका देखो क्या मतलब होता है, ये भी बात हम यहाँ पे देखो देख लेते हैं। तो ओनली dx अगर लिखोगे तो देखो उसका मतलब बेसिकली होता है ऐसा कि ये एक्चुअल में 1 dx लिखा होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, dx का मतलब 1 dx है ना, और वो फिर इसको एक्चुअल में क्या लिख सकते हो ऐसा x पावर 0 dx। तो अकेले dx का मतलब क्या होता है कि उसके साथ क्या लिखा है, x पावर 0 dx, ठीक है। तो इसका बोलो इंटीग्रेशन क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, x पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो बोलो कितना हो जाएगा, x + c, है ना। अब c तो सब में आ ही जाना है, सीधे सीधे सोचो इंटीग्रेशन dx क्या हो गया, x हो गया। बोलो इंटीग्रेशन डी अकेला अकेला लिखा हो तभी करना है, ऐसे नहीं कि तुम यहां सोचो कि x पावर n का तो x पावर n + 1 अपॉन n + 1 हो गया और dx का x, और ऐसा नहीं। जब अकेला dx लिखा हो तो लॉजिक भी तुम्हें बता दिया मैंने पूरा, तो अकेला dx लिखा हो ना तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ऐसे नहीं कि इसमें इसका भी करोगे और dx का तो सर किया ही नहीं, इसके साथ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, इसके साथ क्या लिखा हुआ था, x पावर 0 लिखा हुआ था, इस वजह से आया ये, ठीक है। तो देखो इसके सिमिलरली हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dr जो उसको भी क्या लिख सकते हो, r पावर 0 इंटू dr, 1 इंटू dr। तो r पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, r पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या हो जाएगा r + c, है ना, लास्ट में लगा दिया c बस एक साथ, ठीक है। r + c, तो बात मतलब बात समझ गए, dr का इंटीग्रेशन क्या होता है r, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। सिमिलरली अगर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा तो वो c होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा। अकेले dv dx ऐसे आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन सीधे क्या होता है, सीधे v हो जाता है, मतलब d हट जाता है। पर अकेले हो तो ऐसे नहीं, किसी के साथ हो जब तुम स्कोर कर रहे हो, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के साथ और समझ जाएंगे हम सारी बात, पर ये थोड़ा सा ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बच्चों बात, इतना नोट करो। देखो फिर अगले रूल पे आते हैं, देखो अब करते हैं इसको। थर्ड रूल देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका इंटीग्रेशन देखो होता है sin x + c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो देखो इसका इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। इस वाले को जब भी डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो ये आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin होगा, ठीक है ना। सिमिलरली देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये होता है बच्चों माइनस cos x + c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है बच्चों माइनस cos x + c, ठीक है। अब बताओ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, और माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही देखो नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, वो होता है देखो tan x, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x वो होता है बच्चों tan x, है ना। tan का डिफरेंशिएशन secant, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, तो वो सेम रहता है, जैसा डिफरेंशिएशन सेम रहता है वैसे इंटीग्रेशन भी बच्चों क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। आगे देखो इंटीग्रेशन के रूल आसान है और इंटीग्रेशन बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा पार्ट ही हमें इंटीग्रेशन का देखना है। वैसे इंटीग्रेशन भी बड़ा डिटेल में होता है, पर फिजिक्स में जितनी जरूरत है उतनी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो e पावर x dx, ये e पावर x + c, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट देखो इसके अंदर एक हमने बोला kfx, k क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो मैंने बोला 2x², तो 2 क्या आ जाता है, बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में 2 बाहर आ जाता है ना कांस्टेंट, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, बाहर आ जाता है। तो बाहर आ गया तो k इंटीग्रेशन fx dx + c, ठीक है। k इंटीग्रेशन fx dx + c। देखो थोड़ा सा एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देता हूं मैं इसका। जैसे मान लो तुम्हें मैंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर 3 dx, ये करना है, तो क्या करोगे, इसमें पहले 3 को बाहर ले लोगे और इसको क्या करोगे x³ dx कर लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे 3 और x पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 3/4 x पावर 4,
है ना, 3/4 x पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाते हैं इसको, ठीक है। ऐसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, ऐसे तुमसे मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 5dx बताओ, तो बताओ 5 को ले लोगे बाहर और इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx अभी बच्चों क्या बताया था x, तो बताओ कितना आ जाएगा 5x, है ना। c तो लगेगा ही, सब में कहीं मिस भी हो रहा है तो इसी लगा लेना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। बिना लिमिट के जब भी करेंगे तो c का यहाँ पे क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो 5x प्लस c, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस c। इतनी बात देखो सभी लोगों को समझ में आ गई, तो ये हमने कर दिया। देखो नेक्स्ट रूल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx, ऐसे मान लो 3 4 या और भी ज्यादा फंक्शन ऐसे एडेड है, ठीक है। उनका हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तुम चाहो तो यहां तक का नोट कर सकते हो एक बार पॉज करके। तो अब देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, देखो fx dx प्लस माइनस gx dx प्लस माइनस hx dx, मतलब सबको अलग अलग कर दो, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में भी तीनों को अलग अलग कर देते ना, d/dx सबके साथ अलग अलग कर दिया था, वैसे इसमें इंटीग्रेशन में भी तीनों को क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे। 3 4 5 जितने भी हो सबको इंटीग्रेशन fx dx, है ना, पूरा साथ जाएगा उसके मल्टीप्लाई में ना, dx सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है dx, तो है ना, और इंटीग्रेशन साइन भी सबके साथ रहेगा। तो देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी, ऐसे अलग अलग इंटीग्रेट उनको कर सकते हो, है ना। अलग अलग उनको बच्चों क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे देखो इसका भी तुम्हें एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। इसका भी देखो एक एग्जांपल दे देते हैं तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। ये हमें बच्चों क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या करोगे, पहले इनको तीनों को क्या कर दोगे, सेपरेट, x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 7 dx, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, अब कर देंगे इसको, ही तो x³/3 हो ही जाएगा, प्लस इसमें 2 बाहर आ जाएगा, और x पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, x पावर 2 + 1 बोलो अपॉन 2 + 1, और ये माइनस में 7 बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और आखिरी में क्या लगा दो c, तो ये कितना आ गया बोलो आंसर, x³/3 प्लस ये बोलो 2 से 2 कट हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा बोलो x², है ना, और ये कितना आ गया -7x प्लस c, यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा किसका, इंटीग्रेशन का, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, बात समझ में आ गई। कुछ और रूल्स भी लिखते हैं, देखो इतना नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो कुछ ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b dx, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हो, तो देखो अब वो चेन रूल जैसा है ना, तो यहाँ पे ऐसे चेन रूल जैसा नहीं होता, यहाँ पे अलग तरीके से करते हैं उसको। तो चेन रूल में हमने सीखा था, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, इसमें ये उल्टा प्रोसेस है ना, रिवर्स प्रोसेस, तो इसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड, ठीक है ना। सीधे हम रूल ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे वाले में इसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड, क्योंकि ये क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन तो होता ही, अभी बताया ही था, बस ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात, इस तरीके से। इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं तुम्हें, है ना। जैसे देखो हमसे बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x बताओ, ठीक है, ये 3x पूरा क्या एंगल में, तो cos का इंटीग्रेशन बोलो क्या करोगे, साइन करोगे, और अगर कोई कोफिशिएंट हो तो उससे क्या कर दोगे, डिवाइड, बस यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, है ना। c है ना, ये dx तो हट जाएगा यहाँ से, ये क्या आ जाएगा प्लस c, ठीक है, ये 1/a sin ax + b + c, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे देखो 1/3 sin 3x + c, ऐसे कर देना है बस। कुछ साथ में 2 वगैरह होता तो 2 चलता रहता है इसके साथ, मान लो +2 और होता है इसमें अंदर ब्रैकेट में, तो +2 यहाँ भी रह जाता, पर यहाँ तो हमें किससे डिवाइड करना है, केवल x के कोफिशिएंट से। यहाँ किससे डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट से। आगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन ए एक्स प्लस बी, ये कितना हो जाएगा बोलो? साइन का इंटीग्रेशन क्या बताया? माइनस कॉस, देखो 1/a माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए है ना, पूरा चाहे ब्रैकेट में ले लो इसको, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और ये प्लस सी, ठीक हो गई बात। इसके आगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, सेम रहता है ना ई पावर एक्स का, पर कोफिशिएंट अगर आ जाए तो उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ई पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए एक्स प्लस बी हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए एक्स प्लस बी हो, तो इसमें क्या करोगे बोलो, है ना, इसमें क्या करोगे? dx अपॉन ए एक्स प्लस बी हो, तो ये क्या करोगे बताओ? dx अपॉन x अगर होता है, dx अपॉन x अगर होता है तो बोलो क्या करते हो? ln x करते हो ना, dx अपॉन x जैसा ही तो है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे? 1/a ln ए एक्स प्लस बी प्लस सी, है ना, 1/a ln ए एक्स प्लस बी प्लस सी, है ना, तो dx अपॉन x का ln x होता है ना, और कोफिशिएंट से डिवाइड और करना है ना। आगे देखो, अभी सब प्रैक्टिस करेंगे, सब पता लग जाएगा, सब अच्छे से याद हो जाएंगे अभी, है ना, चिंता मत करो। अब ए एक्स प्लस बी पावर n, है ना, ए एक्स प्लस बी पावर n dx, dx होना जरूरी है इंटीग्रेशन में, ये दोनों होने जरूरी है, ठीक है। फिर बताओ क्या होगा? फिर इसका x पावर n जैसा है ना ये, तो x पावर n का क्या करते हो? ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और कोफिशिएंट से क्या करोगे बच्चों? डिवाइड करोगे, कोफिशिएंट से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, प्लस सी। अब इसमें भी क्या होगा? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, इस वाले केस में भी क्या होगा? n -1 नहीं होना चाहिए, -1 हो गया तो ऊपर वाली कैटेगरी में चला जाएगा, n -1 मतलब नीचे आ जाएगी पॉइंट, और नीचे आते ही फिर ये हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर ये n -1 नहीं, n -2 हो, -3 हो, -4 हो, सबके लिए सही है ना, कुछ भी हो सकता है, बस -1 नहीं होना चाहिए। ये 1/2 भी हो सकता है, 3/4, 3/7, कुछ भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों उसमें नहीं है ना। तो इतनी बात देखो सभी लोगों को समझ में आ गई, इतना देखो यहाँ पे नोट कर लेंगे सब लोग, है ना, यहाँ तक देखो नोट कर लो, ठीक है। तो ये इतनी चीजें देखो यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ देखो, अब लिमिट अगर लगी होती है ना इंटीग्रेशन पे, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज और समझ लेते हैं, है ना, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर लिमिट लगी होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज भी हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ये तो रूल्स की बात हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे, है ना। इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ना, इसमें कोई डिवीजन रूल भी हमें नहीं पढ़ना, इसमें कोई चेन रूल भी हमें नहीं पढ़ना, है ना, बस इसमें इतने ही रूल्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। इतने ही हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पे जो है देख ली, ठीक है। तो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई कि कैसे ये रूल्स हमें अप्लाई करने हैं, और याद अभी देखो हो जाते हैं, उल्टे रूल है बस डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो इस तरह से इनको हमने ध्यान में रखना है। तो देखो एक बता देते हैं तुम्हें कि, है ना, हाउ टू अप्लाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज देख लेते हैं बस, है ना। तो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको, दो क्वेश्चन बता देता हूँ चलो, है ना, तो हमें अच्छे से बिल्कुल फील आ जाएगी। जैसे देखो, अगर मान लो मुझसे बोले कि भाई इंटीग्रेशन x dx 0 से 2, ये बताओ, इंटीग्रेशन x dx 0 से 2 ये बताओ, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ? एक इक्वेशन है y इक्वल टू x, y की जगह क्या आ गया? x आ गया, तो y इक्वल टू x का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर कर्व निकालना है। कहां से कहां तक निकालना है? 0 से लेके 2 तक निकालना है ना। y की जगह क्या आ गया? x आ गया ना, तो y इक्वल टू x का एरिया अंडर कर्व निकालना है, कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक निकालना है। तो देखो हमें मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है ये समझ लो। पहले काम क्या करोगे? पहला काम वही करोगे जो हम करते हैं, क्या? इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। बस लिमिट जब लगी हो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा, बाकी कुछ नहीं ऐसा एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो देखो 0 से 2 x dx, तो क्या करना है? पहले इंटीग्रेशन का जो रूल लगाना है, तो रूल क्या होगा बताओ? x पावर 1 है ना पावर इसमें,
तो x पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट क्या लगाओगे बच्चों 0 से लेके 2 है ना, x पावर n+1 अपॉन n+1 लिमिट क्या लगाओगे 0 से लेके 2। ठीक है, अब नहीं कोई सी लगाना, जब भी लिमिट लिख देना तो कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना। ठीक है ना, जब लिमिट नहीं लगी हो तभी हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। ठीक है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा x²/2 हो गया और लिमिट क्या है 0 से लेके 2। अब जैसे तुम इंटीग्रेशन कर चुके हो ना, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो अब तुम इंटीग्रेशन का रूल हटा दो और ब्रैकेट लगा दो बस, है ना। जब तुम इंटीग्रेशन कर चुके हो तो क्या लगा दो, इंटीग्रेशन का तो सिंबल जो है वो हटा दो और ब्रैकेट्स लगा दो, है ना। ये जो लिमिट है वो किस पे लग गई है, केवल ब्रैकेट लग गए बस। इंटीग्रेशन का रूल तो तुम लगा चुके हो, इसलिए यहां से इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दो और क्या लगा दो, केवल ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब देखो 1/2 बाहर आ गया, अब क्या बचा x² और 0 से लेके 2। ठीक है, अब देखो 1/2 x² का मतलब क्या, पहले अपर लिमिट लगाओगे, ठीक है, माइनस फिर क्या लगाओगे, लोअर लिमिट लगाओगे। पहले क्या लगाओगे, अपर लिमिट लगाओगे, माइनस फिर क्या लगाओगे, लोअर लिमिट लगाओगे, है ना। ऐसे करना है इसको, पहले क्या करना है, लिमिट जब भी लगाओगे तो जो भी है ना, जो भी अपर लिमिट हो पहले वो जहां जहां x मिले वहां पे पहले क्या पुट कर दोगे, अपर लिमिट पुट कर दोगे, है ना। जहां जहां x मिले पहले वहां क्या पुट कर दोगे, अपर लिमिट पुट कर दोगे, माइनस फिर जहां जहां x मिले वहां पे क्या पुट कर दोगे, लोअर लिमिट पुट कर दोगे, जहां जहां x मिले वहां पे क्या पुट कर दोगे, लोअर लिमिट पुट कर दोगे। तो ये चीज आ गई। ठीक है, तो अब बताओ यहां से कितना आ गया, कितना आ गया, देखो ये 1/2 और ये कितना आ गया 4 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया आंसर 2 आ गया, है ना, 4/2 आ गया। ठीक है बात, तो इन जनरल जो फॉर्मूला बन गया वो कुछ ऐसा बन गया, देखो इन जनरल इफ, है ना, ये a to b fx dx इक्वल टू fb माइनस fa गिवन इंटीग्रेशन fx इज इक्वल टू कैपिटल fx। देखो मतलब क्या है कि पहले क्या करो, fx का इंटीग्रेशन करो, fx का इंटीग्रेशन क्या आ गया x²/2, उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल fx। ठीक है, फिर क्या करो, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे पहले क्या पुट कर दो, अपर लिमिट पुट कर दो और फिर माइनस लगाओ, फिर जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट कर दो, तो हमने क्या पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी। इसका मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, कोई ध्यान रखियो, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली मैंने लिख दिया है, हमें प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस कैसे लगाना कैसे, है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे ध्यान रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल एफ का मतलब इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ कोई है फंक्शन, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x²/2, तो इस केस में स्मॉल एफ एक्स क्या है, वो क्या है, वो तो x है ना, स्मॉल एफ एक्स क्या है, वो तो क्या है बच्चों, वो तो है x, और कैपिटल एफ एक्स क्या है इस केस में, वो क्या है x²/2, इस केस में कैपिटल एफ एक्स क्या है, वो है x²/2, इस केस में a क्या है, वो है 0, इस केस में b क्या है, वो क्या है 2। ठीक है, बस ये मतलब है इसका। बोलो क्लियर हो गई बात, तो यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। तो जरा इसका एक वेरिफिकेशन कर ले, क्या y = x का ग्राफ भी बनाना हम जानते हैं, बोलो क्या y = x का ग्राफ भी हम बनाना जानते हैं। ये देखो ये y है और ये बच्चों क्या है x, है ना, ये क्या है y है और ये x। बताओ y = x का ग्राफ जानते हैं ना, y की जगह क्या है x लिखा है ना, तो ये देखो ये हमने बना दिया ग्राफ, ओरिजिन से पास करेगी लाइन, है ना। कहां से कहां तक बनाना है जी, एरिया 0 से लेकर 2 तक, तो ये 0 और ये देखो ये 2। ठीक है, अब बताओ ये वैल्यू चाहिए ना एरिया के लिए, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे, ये एरिया चाहिए। इंटीग्रेशन y ds का मतलब क्या, इंटीग्रेशन x dx का मतलब क्या, y की जगह वैल्यू क्या है, y = x, इक्वेशन दे रखी ना मैं y = x स्ट्रेट लाइन की, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। ठीक है, कहां से कहां तक 0 से 2, तो क्या डिनोट करता है ये एरिया अंडर कर्व डिनोट करता है इस ग्राफ का, कहां से कहां तक 0 से लेके 2 तक। तो बताओ अब एरिया, ये वाला एरिया तो हम निकालना भी जानते हैं, अभी वेरीफाई हो जाएगा कि इंटीग्रेशन से जो आंसर आ रहा है वो एरिया का ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2, अब देखो x को 2 पुट करो, x को 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बोलो आ जाएगी। अब बताओ एरिया के लिए क्या करोगे, एरिया = क्या करोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 2, कैंसिल करो कितना आ गया, बोलो 2 आया, हाफ बेस इनटू हाइट से 2 आया, तो बताओ इससे भी 2 आया और इंटीग्रेशन से भी क्या आया था, 2 आया था, हो गया वेरीफाई, है ना। तो ये हमेशा क्या देता है, एरिया अंडर कर्व को देता है
ना, हमेशा क्या बताएगा ये, एरिया अंडर कर्व। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा तुम्हें चेक करने लगो, सब में कर ही नहीं पाओगे। अभी पैराबोलिक हो जाए तो कैसे कर लोगे चेक, है ना, उसमें नहीं कर पाओगे, है ना। जस्ट मैंने बताया कि एरिया अंडर कर्व बताता है। अगर हमें लिमिट वाली चीज करनी हो तो बस यहीं पे आंसर आ गया, बस यहीं पे चीज हमारी खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इतनी चीज हमें यहाँ पे करनी। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी की प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी कुछ सवाल करेंगे, अगला वीडियो पूरा जो है सिर्फ क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड होगा। इसका जो अगला वीडियो है वो पूरा इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा, पूरी तरह से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम बस करना और बाकी इनको अच्छे से रिवाइज करना, फिर अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक और दे रहा हूं मैं तुम्हें, रूट एक्स डी एक्स, और इसमें देखो लिमिट है 1 से लेके 4, इसका आंसर बताना है ना। 1 से लेके 4 रूट एक्स डी एक्स, इसका आंसर हमें बताना है। इसके आगे जो जितने भी रूल्स हमने पढ़े उन सबकी प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना, है ना, बाकी हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।